पता चला कि साहित्य के मंच तक आने से पहले आप योगी जी से मुलाकात कराए। ये युग योग और राजयोग का है। इस समय देश में योग का साम्राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर के देश तक फैला है। सनातन को, भारत और भारतीयता को पहली बार एक बड़ा गौरव मिला है। हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी योगी और देश के प्रधानमंत्री भी योगी, और योगी कर्मयोगी वही सच्चा राजयोगी हो सकता है। और जिस तरह से हमारे भाई महंत संत के साथ साथ उन्होंने अपने योग धर्म हठ धर्म के साथ जो राजधर्म निभाया है वह काबिल तारीफ है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में दो बातों के लिए तो सब के सब सहमत हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ लोग विवाद कर सकते हैं कि अब यूपी में कोई अपराधी सिर उठा के नहीं चल सकता, इसको तो उनके विरोधी भी मानते हैं। बड़े बड़े अपराधियों के साम्राज्य उन्होंने ध्वस्त किए और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के साथ साथ लोगों में एक आशा, एक जोश, एक जुनून, एक हौसला। कोई भी कार्य दुनिया के अंदर श्वेता जी शौर्य वीरता और पराक्रम के साथ संपन्न होते हैं। तो शौर्य वीरता और पराक्रम की एक मिसाल बने हुए योगी जी। तो हम उत्तर प्रदेश में आपने आमंत्रित कर ही लिया था, तो हम ऐसे ही जिसको अंग्रेजी में कटसी मुलाकात कहते हैं वही करने गए थे। स्वामी जी, लेकिन ये बताइए कि एक अवधारणा रही है ना कि कोई योगी होगा तो कैसा होगा। आपने जो अपराध का बड़ा अच्छा जिक्र किया, तो इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में क्या भारत की भारतीयता की परिभाषा, संपूर्ण समाज की अवधारणा, ये सारी चीजें बदली हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि साहित्य आज तक के मंच पर स्वामी रामदेव क्यों, पर साहित्य केवल वो लिखित शब्द नहीं, केवल बोला गया वो शब्द नहीं, साहित्य उससे कहीं अधिक है, कहीं बड़ा। साहित्य है एक सतत प्रवाह समाज का, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक रूप में जो कुछ घटित हुआ उसका एक सतत प्रवाह ही साहित्य है। कुछ लिखा है, कुछ अनलिखा है, कुछ देखा है, कुछ अनदेखा है, और कुछ ऐसा भी लिखा है जो गलत लिखा है। इस देश में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, वो साहित्य। हमारे साहित्य में मुगलों को महान बताया गया। तो अय्याशियां क्या करते थे, 5-5 हजार भारत की मां बहन बेटियों को हरमों में रखा करते थे, वो मुगल महान हो गए। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे महाराणा प्रताप जो उनसे लड़े वो योद्धा, और एक दो नहीं, ऐसे तो अनगिनत कहानियां हैं। इस देश में मुगल काल में भी साहित्य के साथ अन्याय हुआ है, वो एक अपराध हुआ है। अंग्रेजों के काल में भी हुआ है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जो क्रांतिवीर थे, उनको तो वो आतंकवादी कहते थे। और बहुत लंबे कालखंड तक भारत की एनसीईआरटी की किताबों तक में पढ़ाया जाता था। तो इस देश के जो खलनायक थे उनको नायक करके प्रस्तुत किया गया, और जो इस देश के नायक थे उनको खलनायक करके लिखा गया। ये तो साहित्य का बहुत बड़ा अपराध घटित हुआ है ना, तो वो भी आज तक के मन से जाना चाहिए। और दूसरा, इतना ही नहीं, इस देश के जो महान इतिहास को, मैं नहीं कहता कि इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत नहीं, जरूरत है उसकी पुनर्विवेचना की, पुनर्व्याख्या की तो जरूर जरूरत है। जिस तरह से भारत का गौरवशाली अतीत रहा है, 18वीं शताब्दी तक विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा, सामाजिक सामरिक महाशक्ति रहा भारत। ठीक है, इसमें कुछ हमने संघर्ष झेले हैं, भारत कभी भी पूर्ण रूप से पराधीन राष्ट्र नहीं रहा। लेकिन साहित्य में हमको पढ़ते पढ़ते आज 200 साल हो गए, 1000 साल तक भारत गुलाम रहा। कब गुलाम रहा भाई? संघर्षरत रहा भारत।
कभी भी हमने मुगलों की पराधीनता को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजों की भी पराधीनता को समग्र देश ने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। और इसमें नैरेटिव ये घड़े जाते हैं कि हमारे सनातन में तो बहुत अन्याय था, स्त्रियों के साथ, शूद्रों के साथ बहुत छुआछूत था, बहुत भेदभाव था, अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया, भेदभाव की दीवारें ढाने के लिए इस्लाम ने यहाँ पर काम किया। अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने भी लूटा, फिर खुद ही लूट गए। बहादुर शाह जफर के वंशज आज चाय की दुकान पर जहाँ दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। कहाँ कैसे खत्म हुआ? पाप सामने खत्म हो जाता है। जिन मुगलों ने देश के ऊपर क्रूरता, अत्याचार किए, जुल्म जातियां की, हरमों में 5-5 हजार माँ बहन बेटियों को रखा, इस्लाम में दारू पीना निषेध है, उनके यहाँ पर दारू की और न जाने अफीम की किस किस की महफिलें सजा करती थी, वो तो अपने कर्मों से नष्ट हो गए। ब्रिटिशर्स भी नष्ट हो गए, जिनका 150 से ज्यादा देशों में साम्राज्य हुआ करता था, कहते हैं जहां सूर्यास्त नहीं होता था कभी श्वेता जी, वो अब अपने देश में भी उसके 3 टुकड़े होने के कागार पर हैं। कहीं स्कॉटलैंड और आयरलैंड और इंग्लैंड कहीं अलग ना हो जाए, और अब वहां पर भी एक भारतवंशी राज तो कर ही रहा है ऋषि सुनक, ये तो हो ही गया है। तो चीजें बदल रही हैं। और सबसे ज्यादा अन्याय साहित्य में ब्राह्मणों के साथ हुआ। यद्यपि मैं जन्मना ब्राह्मण नहीं और मैं जाति से किसी को मानता भी नहीं हूं, सबसे ज्यादा अन्याय ब्राह्मणों के साथ, सबसे ज्यादा अन्याय भगवे के साथ, सबसे ज्यादा अन्याय साहित्य में सन्यासियों के साथ। सन्यासियों को या तो ऐसा बोला जाता था, बोले बाबा जी आएगा झोले में डाल के ले जाएगा, हमें चोरू चक्के कह के लिखा जाता था। जितनी भी डॉक्यूमेंट्री देख लो, आश्रम के नाम से कोई डॉक्यूमेंट्री बनी, सन्यासियों के नाम से, ब्राह्मणों के नाम से, भारत की पूरी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहा, जबकि भारत की ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमने जन्म से जाति को माना ही नहीं, हमने तो कर्म से माना। हमने तो कहा जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अशुचिता को दूर करके सेवा और शुचिता के प्रतिमान स्थापित करे वो शूद्र। इसमें कहां अछूत आ गया और इसमें कहां जाति आ गई? और हम सभी 4 in 1 है। हमारा ये सिर ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये सारे शरीर को ढोते हैं, ये पैर हमारे और सबको ताकत देते हैं, ये शूद्र है। ब्राह्मणों से मुखमासित वह राजन्य कृत वृतदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। और ये भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर जितने प्रहार चालाकी से अंग्रेजों ने किए और हमारे शास्त्रों में भी मिलावट कर दी, ये भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। हमारे वेदों को छोड़ करके बाकी कोई साहित्य ऐसा छूटा नहीं हो उनसे, जहां उन्होंने रामायण महाभारत से लेके पुराणों से लेकर के सारे शास्त्रों में मिलावट कर डाली, रामचरितमानस तक में मिलावट कर डाली।